हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन बात को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की कॉन्सिक्वेंटली नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या पैटर्न हमें देखने को मिला, देखिए 1.15 की ओपन प्राइस के बाद 1.15 का ही हाई है और 1.10 का लो भी बनाया और 1.15 के ऊपर फाइनली क्लोज हुआ। NSE के ऊपर तो कोई लो बनाया हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ऑल्दो पूरा पैरेलल टाइम एक्सिस के चल रहा है ग्राफ। BSE के ऊपर अगर आप देखें तो 1.11 का हाई है, जो कि इसका 52 वीक हाई नहीं है। 52 वीक हाई है 1.28 का और NSE के ऊपर 52 वीक हाई है 1.35 का। NSE के ऊपर कल टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था 9 जून को 3,74,50,207, जहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है 48%। BSE के ऊपर 4,04,114 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जिसमें 100% पूरी की पूरी डिलीवरी है। 1,387 करोड़ मार्केट कैप है BSE पे और NSE पे है 1,437.11 करोड़ रुपए। देखिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर के अभी लास्ट आई थिंक 2-3 ट्रेडिंग सेशन अगर हम छोड़ दें तो पहले इसके जो है इसके अंदर एक गिरावट जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही थी और बहुत लोग पेशेंस लूज़ कर रहे थे, क्योंकि इसके Q4 के नतीजे उसी समय आए थे, जिसको लेकर के काफ़ी लोग गुस्से में दिख रहे थे, काफ़ी लोग नाराज़ दिख रहे थे। लेकिन मैंने आपको उस समय बताया था कि इसके अंदर रिवर्स गियर जरूर लगेगा, आप लोगों को बस देखते जाना है। और कंपनी ने अपने रिज़ल्ट को डिक्लेयर करते समय अपडेट किया था कि इनके एक्सपेंसेस जो हैं Q4 में ज़्यादा देखने को मिले। तो मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा ना। डेफिनेटली कोई अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता है, हो सकता है तुरंत ना दिखे, आने वाले कुछ दिनों में दिखे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर रिवर्सल ज़रूर शुरू होगा और आप देख सकते हैं, मैं आपको ग्राफ के ऊपर लेके चल रहा हूँ। लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटी का ग्राफ आपके सामने लगा रहा हूँ, देखिएगा। लास्ट के ये देख सकते हैं, लास्ट के 5 दिनों में ये स्टार्टिंग के 3 दिन तो ये गिरता रहा, जिससे लोग पैनिक कर रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से इसके अंदर हमें रिवर्सल दिखाई दे रहा है। राइट, आप देख सकते हैं क्या, और ये रिवर्सल आपको जो है काफ़ी आगे तक जा सकता है दिखाई, इवन 52 वीक हाई भी बना सकता है अपना नया। देखिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के फाइनेंशियल्स में अगर आप देखे होंगे तो 371 करोड़ की कंपनी ने सेल जरूर किया था, सेल का वॉल्यूम बढ़ा था। अदर इनकम इनको 17 करोड़ हुई थी, लेकिन टोटल इनकम इनकी 388 करोड़ हो जाती, जो कि अच्छी बात है कि ना प्रीवियस क्वार्टर से ज़्यादा है। लेकिन एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो इनका 902 करोड़ का निकल गया था, जबकि Q3 में 391 करोड़ था। इसीलिए नेट बेसिस पे जो प्रॉफिट हुआ इनको नेगेटिव हुआ 682 करोड़ का। तो गाइस, मैं अभी भी आपको बोलूँगा GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जो बिज़नेस है, जो कारोबार है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर टावर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स को के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है और लोगों को, जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सभी को अपने टावर्स को रेंट करती है। तो डेफिनेटली इसी प्रोसेस से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, छोटी सी कंपनी है, छोटी सी जान है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए इसको जो है उधारी पे काम ज़्यादा करना पड़ता है। और उधारी पे कोई काम अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली अगर घाटा होता है तो बहुत ज़बरदस्त घाटा होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, इस कंपनी के साथ भी है। टेलीकॉम सेक्टर जो है, आपको पता है लास्ट के कुछ कुछ सालों से बुरी तरीके से तबाह हो रहा है। राइट, सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, सरकार तबाह होने दिया, क्योंकि सरकार को मतलब नहीं है, सरकार को जियो से मतलब है, जियो फ़ायदा कर रहा है, बाकी मरे, क्या मतलब है सरकार को। समझ रहे बात को। तो टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरीके से बर्बाद होने से बचाया नहीं गया, जिसके चलते टेलीकॉम सेक्टर जो है पूरी तरीके से चौपट हो रहा है और जिसके चलते हमें इसका असर इन कंपनियों के ऊपर दिखता है। अब जियो की बात ना करिएगा, जियो यहाँ पे एक्सेप्शनल है, जियो के पास सरकार का सपोर्ट है, जियो के पास पोटेंशियल पहले से ही है, जियो के पास और भी बिजनेसेस हैं।
राइट। आप वुड आइडिया को देख लीजिए, टाटा टेली सर्विसेज को देख लीजिए, इवन भारती एयरटेल को देख लीजिए। भारती एयरटेल भी बहुत मजबूत है, उसके बाद भी बहुत मुश्किल से संभला है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बिज़नेस में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो इसका जो बिज़नेस है डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि आगे 5G स्ट्रक्चर जो है देश के अंदर पूरी तरीके से चलने वाला है। और 5G की तैयारी कंपनीज़ ने ऑलरेडी ट्रायल तक कर डाला है अपने अपने लेवल्स पे, और होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाना है। तो डेफिनेटली अपने देश की टावर कंपनी, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें यूज़ करना पड़ेगा। और इसके लिए जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जो एक्सपेंसेस आपको दिखाए थे 982 करोड़ का, वो एक्सपेंसेस कहीं न कहीं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ही लगाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि वेस्ट किया होगा। समझ रहे बात को। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में ये जो रिवर्सल आपको दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये रिवर्सल 1.35 जो इसका 52 वीक हाई है उसको ब्रीच आउट करता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, इस बीच में आप लोगों के साथ एक खबर शेयर करना चाहूँगा। एक खबर डायरेक्टली आपको हो सकता है ना लगे कि जीटीएल की है, लेकिन जीटीएल का कहीं ना कहीं इस खबर से लिंक है। देखिए, बैंक्स जो हैं, जो बैंक्स हैं, बैड बैंक जो बनाया जा रहा है, जिसको हम NARCL बोलते हैं, यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये एक बैड बैंक बनाया जा रहा है देश के अंदर, जो कि नेक्स्ट मंथ से ऑपरेशनल होने जा रहा है, फंक्शनल होने जा रहा है। और इस बैंक के अंदर अलग अलग बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन इस बैड बैंक के स्टार्टिंग फेज़ में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक हेडिंग दिखाई दे रही होगी। आप जरा हेडिंग को ढंग से पढ़िए। देखिए, इसमें लिखा है बैंक्स कंप्लीट प्रोसेस टू ट्रांसफ़र ₹83,000 करोड़ NPAs टू बैड बैंक। यानी NARCL यानी बैड बैंक के अंदर शुरुआती तौर पे 83,000 करोड़ रुपए के NPA यानी बैड लोन्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो कंपनियां यहाँ पे, जैसे कि अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन कौन कंपनीज़ हैं जिनके पास बैड लोन्स हैं। अरे, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर खुद है उसमें, रिलायंस कम्युनिकेशन है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि कैस्टेक टेक्नोलॉजीज़ है, जेपी इंफ्राटेक है, रिलायंस नेवल है, एमटो ऑटो है। ठीक है, इस तरीके से जीटीएल है, विसा स्टील है, विंड वर्ल्ड अकाउंट, ये बहुत सारे तमाम अकाउंट्स हैं। तो यहाँ पे इसके लिए जो है यहाँ आप देख सकते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए भी ये बात जो है बताई जा रही है। तो डेट को कम करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि डेट को कम करने के लिए बैड बैंक का जो सहारा है, बैड बैंक का जो सपोर्ट है, वो लिया जाना चाहिए। देखिए, बैड बैंक का कंसेप्ट क्या है, आपको मैंने बताया था ना। बैड बैंक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, इसके लिए मान लीजिए इसने कई बैंक से लोन ले रखे हैं, तो सारे बैंक्स के एक मेंबर जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, COC का एक कमेटी बनाते हैं। अब वो कमेटी डिसाइड करती है कि वो जीटीएल ने जितना लोन ले रखा है उसका कितना परसेंट वो चाहते हैं रिकवर करना। 100% मान लीजिए जीटीएल ने लोन रखा है 10 बैंकों से, तो 10 बैंक के जो मेंबर्स हैं वो मिल करके एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जिसको बोलेंगे। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड करेंगे कि 100% में से उनको कितना परसेंट चाहिए। 20% चाहिए तो 80% उनका हेयर कट हो गया, राइट। तो अब ये 20% चाहिए कि 80% चाहिए, अब ये क्या करेगा, अब ये बैड बैंक जो होगा, बैड बैंक उसके ऊपर देखेगा कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जो बिज़नेस है उसके लिए स्कोप ऑफ रिकवरी क्या है, यानी कितना उससे अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। उसके आधार पर एक आर्बिट्रेटेड एक अमाउंट होगा जो बताएगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कि हाँ भैया आपका 100% लगा है, जिसमें से आपको 10% इसमें से मिल सकता है। यानी 10% की क्षमता है, 10% जो है स्कोप ऑफ रिकवरी है, उससे ज़्यादा आपको मैं इससे वैल्यू नहीं दे सकता। तो बैड बैंक की बात को सुनते हुए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स चाहे तो एग्री कर सकते हैं, चाहे तो डिसएग्री कर सकते हैं। अगर एग्री करते हैं उस केस में जो 10% अमाउंट होगा, उस 10% का 15% स्टार्टिंग में बैड बैंक दे देगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को, जिसको अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स के रेशियो में बांट लेंगे। वो समझ रहे हैं बात को। और बाकी का जो अमाउंट होगा 15% के अलावा 85%, वो अमाउंट जो है सरकार बैड बैंक के एक सिक्योरिटी के रूप में, गवर्नमेंट रिसिप्ट के रूप में उनको दे सकती है, जो कि आगे चाहे वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लें, चाहे वो बॉन्ड्स में करा लें, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन देयर नीड एंड कन्वीनियंस। तो इस तरीके से जो है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डेट को कम करके उसको वापस फंक्शनल तो है ही, और उसको
प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा तरीका होगा, लेकिन इस बीच में क्या क्या प्रोसीडिंग्स होंगी और वो पहले से कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल जो भी होगा आगे मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगा। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़ी हुई इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ बताते हुए इस कंपनी से जुड़े हुए चीज़ों को अपडेट करूंगा, आपको जोड़ कर रखने की कोशिश करूंगा। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।